रणनीति तैयार हो चुकी है, लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की जा चुकी है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं सिटी स्टूडियो से, जहां पर हमारे साथ कांग्रेस से गिरिराज गर्ग मौजूद हैं, बीजेपी नेता पंकज जोशी मौजूद हैं, हमारे साथ दैनिक नवज्योति के वरिष्ठ संपादक कह सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा मौजूद हैं, और गोपीलाल जी प्रवक्ता हैं आप पार्टी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपीलाल, आप सभी का सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूं जन टीवी में। गोपीलाल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहेंगे कि आपने विधानसभा चुनाव कह सकते हैं दिल्ली में अपना दमखम दिखा दिया। दिल्ली में उन्होंने एक जबरदस्त जीत हासिल की और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। लेकिन जिस तरह की रणनीति लोकसभा के लिए बनाई जा रही है, आपको नहीं लगता कि क्या ये जल्दबाजी होगी? क्योंकि एक तरफ 6 दिन हुए, उन्हें 7 दिन हुए मुख्यमंत्री बने, और अब डायरेक्ट ये कहना कि लोकसभा चुनाव में वो अपना दावा कर रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? गोपीलाल जी, गोपीलाल जी आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां हैं? किस तरह की तैयारी? आवाज नहीं आ रही है जी। गोपीलाल जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह का फैसला करना, 6 दिन हुए हैं अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने, आप पार्टी ने अपना राजनीतिक करियर भ्रष्टाचार को मिटाने के साथ, उसके एजेंडे के साथ शुरू किया, और अब जो उन्होंने तैयारी कर ली है लोकसभा चुनाव को लड़ने की, किस तरह की तैयारी देश स्तर पर चल रही है आपकी? ये बात देखिए, ऑन नहीं आपके, ऑन है, ये तो जाने वाली है। गोपीलाल जी आवाज नहीं आ रही मैम गोपीलाल जी के पास। जी, गोपीलाल जी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। हम आपसे जानना चाहेंगे, महेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, क्या लगता है आपको कि विधानसभा चुनावों में, माना कि दिल्ली में दमखम दिखा चुकी है आप पार्टी, लेकिन लोकसभा चुनावों की घोषणा करना और लोकसभा चुनावों में ताल ठोकने की बात करना, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं लगती आपको? देखिए, जहां तक इनका आप पार्टी का सवाल है जी, और जो लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां कर रही है, और ये बहुत ज्यादा उत्साह में है, क्योंकि दिल्ली का जो चुनाव इनके पक्ष में आया है तो बहुत बड़े उत्साह में है, और ये धीरे धीरे जो इनका जो नेटवर्क है जी, इन्होंने काफी पहले से ही तैयार किया है। ऐसा लगता है कि ये जब भ्रष्टाचार आंदोलन जो शुरू हुआ था, जब से ही इन्होंने अपनी पूरी तैयारियों के साथ ही पहले से शुरुआत की कि अगले विधानसभा चुनाव में भी हम मैदान में उतरेंगे और इसके बाद में लोकसभा चुनाव की भी तैयारी करेंगे। जी बिल्कुल। पंकज जी, जिस तरह की महेश जी बता रहे हैं कि उन्होंने तैयारी पहले ही कर चुके हैं, तो क्या लगता है पंकज जी, आपको लगता है कि जिस तरह दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में एक विकल्प के तौर पर उभरी आप, क्या लगता है कि देश के लिए एक विकल्प हो सकती है? नहीं, देखिए, ये पार्टी को, उनकी पार्टी को सोचना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बहुत सीधा सा जो है सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर और अपने लीडर की लीडरशिप के ऊपर चुनाव लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव में वादे करेगी उनको पूरा करेगी। और जहां तक आप पार्टी का सवाल है, देखिए, हर एक आदमी को जो है लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, और मैं कह रहा हूं कि उन्होंने संगठन तैयार कर रखा है और वो अच्छे आदमियों को चुनाव लड़ाते हैं। उनकी जो रणनीति होगी वो अभी उन्होंने कोई खुलासे नहीं किए, लेकिन धीरे धीरे करके देखिए ये सब उसके ऊपर बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि देखिए पार्टी बना करके चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बहुत वर्षों हो गए हैं पार्टियों को चुनाव लड़ते लड़ते, बहुत अप एंड डाउन आते हैं पार्टीज के अंदर, और बहुत सारी चीजें होती है जो उस टाइम पर जो है निर्णायक होती है जब चुनाव बहुत नजदीक होते हैं। तो उनकी लीडरशिप कैसी है, उनका किस सिद्धांतों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या चीजें जो है उस टाइम पे रहेंगी, कैसे हम उनको दूर करेंगे, और जनता का विश्वास कितना रहेगा, ये सब चीजें उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। जी बिल्कुल। गिरिराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह पंकज जी कह रहे हैं कि हर चीज डिपेंड करती है, उनका सिद्धांत क्या है, उनके जो घोषणा उन्होंने करी है लोकसभा चुनाव के लिए, किस रणनीति पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो भ्रष्टाचार मिटाने को लेकर उन्होंने एजेंडा बनाकर उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़े या दिल्ली में अपना दमखम दिखा चुके, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह दिल्ली में उन्होंने एक विकल्प के तौर पर वो उभरे या कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ा, उस तरह वो देश के लिए भी एक विकल्प बनेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। जिस तरह से दिल्ली का चुनाव जो था, एक विषम परिस्थितियों में चुनाव हुआ, दिल्ली में जिस तरह के आंदोलन अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुआ, उसका इनको लाभ मिला और दिल्ली में इनको 28 सीटें मिल गई। लेकिन इस देश की 542 सीटों पे चुनाव लड़ना और पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक चुनाव में अपने उम्मीदवार लड़ाना, न पार्टी की कोई नीतियां हैं, न कोई सिद्धांत है, न कोई एजेंडा है। जी।
और उसके बावजूद जो ये कह रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार लड़ाएंगे, निश्चित रूप से प्रजातंत्र में पार्टियां बनती है, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के आधार के ऊपर पार्टियां जाती है चुनाव में लड़ने के लिए। जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, जनता जो फैसला करती है वो सभी को मान्य होता है। लेकिन मैं बहुत जल्दीबाजी मान रहा हूं आपकी पार्टी को कि एकदम विधानसभा का चुनाव विशेष परिस्थितियों में जो दिल्ली में इनके पक्ष में गया और पूरा पक्ष में भी नहीं गया, जनता का मैंडेट पूरा भी नहीं मिला, ये तो कांग्रेस ने दिल्ली की जनता के हित में फैसला किया, इनको समर्थन दिया, इसलिए इनकी सरकार बन गई। लेकिन इनको सरकार बनाने का बहुमत जनता ने नहीं दिया था। अब ये अति उत्साह में जो लोकसभा चुनाव का फैसला कर रहे हैं, ये तो इनकी पार्टी के नेता जाने, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इनका बहुत जल्दी ये जल्दीबाजी में उठाया हुआ कदम है और इससे पूरे देश का ये विकल्प बन जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का जो 128 साल पुरानी पार्टी है, जिसका आजादी का आंदोलन, आजादी के पहले का बहुत बड़ा त्याग, तपस्या और बलिदान नेताओं ने किया, ये मैं नहीं मानता हूं कि आप पार्टी को हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छे परिणाम ला पाएगी। जी बिल्कुल। गोपीलाल जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से अभी गिरिराज जी बता रहे थे कि कोई नीतियां नहीं है, सिद्धांत नहीं है और एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला है लोकसभा चुनाव को लड़ने का, क्या कहेंगे आप? देखिए, न तो ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, न ये दिल्ली चुनाव की जीत के बाद अति उत्साह में लिया गया फैसला है। जी, हम लोग पिछले 2.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर हमने आंदोलन किया, आंदोलन पूरे देश में फैला। उसके लिए हमारा एक इनफॉर्मल संगठन बना हुआ था और अभी भी जब हमारी पार्टी की घोषणा हुई तो जनवरी के पहले सप्ताह, 2013 जनवरी पहले सप्ताह में लगभग 309 जिलों में हमारी कार्यकारिणियां बनी, विधिवत रूप से कार्यकारिणियां बनी, सम्मेलन करके हमने कार्यकारिणियां बनाई। उसी का नतीजा है कि आज कार्यकर्ता दिल्ली गए, दिल्ली में हमने काम किया, एक दिल्ली को रोल मॉडल के रूप में लाना चाह रहे थे, हमने रोल मॉडल के रूप में लाया दिल्ली को, वहां काम किया, जीत मिली। और अब हम लोग, जैसे कि आज घोषणा हुई, लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी। रही बात पार्टी की नीतियों की, तो दिल्ली में हमने बिजली, पानी और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा था। चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद हम उन वादों को पूरा कर रहे हैं। जी। भ्रष्टाचार हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। और रही बात नीतियों की, तो नीतियों पे हमारी टीम काम कर रही है, एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं, वो नीतियां लेकर भी जल्दी से जल्दी आएंगे। जैसे कि आज घोषणा हुई कि मार्च में हम अपना घोषणा पत्र भी जारी करेंगे, बाकी सारी नीतियों पे भी हम लोग अपनी बात रखेंगे। तो ये अति उत्साह या जल्दबाजी में लिया गया फैसला बिल्कुल भी नहीं है। हमारा संगठन तैयार है। आज भी हमने कार्यकर्ता जोड़ने का अभियान चलाया था। राजस्थान में कम से कम 2 लाख कार्यकर्ता आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं नहीं कह सकता कि अति उत्साह में लिया गया फैसला है या जल्दबाजी में लिया गया फैसला। बिल्कुल आपको लगता है अति उत्साह में लिया गया फैसला नहीं है, माना, लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से, जैसे मोदी की लहर चली या जिस तरह से बहुमत से राजस्थान में कहें या 3 या 4 राज्यों में जो चुनाव हुए, उसमें 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी जो सत्ता है वो हासिल की। और अब कांग्रेस भी इतनी पुरानी पार्टी है, इतनी पुरानी उसके जो पार्टी है, और अब आप पार्टी ये कहती है कि देश में वो अपना असर छोड़ेगी। किस तरह की रणनीति रहेगी, कैसे वो अब देश में अपना इफेक्ट छोड़ पाएगी? देखिए, पिछले जो 2.5 साल से जो आंदोलन चल रहा है उसमें एक जन आक्रोश उभर कर आया है। वो जन आक्रोश व्यवस्था परिवर्तन चाहता है, बदलाव चाहता है। 3 राज्यों में जहां बीजेपी को सफलता मिली वहां पे आम आदमी नहीं थी, जहां आम आदमी पार्टी थी वहां दिल्ली में बीजेपी को ऐसी सफलता नहीं मिली है। तो ये कहना कि बीजेपी की लहर चल रही है, मोदी की लहर चल रही है, आम आदमी पार्टी को सफलता नहीं मिलेगी, ये कहना गलत है। देश की जनता एक विकल्प चाहती है, कि ईमानदार विकल्प चाहती है, और ईमानदार विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी ही आज खड़ी दिखाई देती है। दिल्ली में अगले 6 महीनों में जो काम करके हम लोग दिखाएंगे वो भी जनता के सामने आएगा, उससे भी फर्क पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को जीत मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। जी महेश जी, आम आदमी पार्टी तो हर बार ये दावा कर रही है कि उनको जीत मिलेगी, उनके दावे भी पक्के हैं, सपने सबके हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, एनडीए और यूपीए एक बड़े संगठन है, दोनों ही बड़े संगठन है, दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं, क्या लगता है कि आप क्या रणनीति लेकर देश में अपनी छाप छोड़ सकती है? क्योंकि राजनीति में किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह पहले भी, जिस तरह दिल्ली के चुनावों में खेल बिगाड़ा, उस तरह क्या लोकसभा में इस तरह का देखने को मिलेगा? देखिए, जहां तक सवाल जो है कि विकल्प की बात है, आज इस समय, पहले अभी तक तो ये यूपीए और एनडीए 2 ही विकल्प थे, लेकिन आप पार्टी के उभरने से एक आम प्रबुद्ध व्यक्ति के सामने, जो शहरी इलाकों में ज्यादा रहता है, उसके सामने तो निश्चित रूप से ये तीसरा विकल्प भी एक खड़ा हो गया है।
और खासकर वो जो एक आम व्यक्ति जरूरतों से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनको लेकर के जो आंदोलित आक्रोशित रहता है वो हमेशा मतलब क्या कहते हैं इससे जुड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और जहां तक भाजपा का अगर यूं देखें तो भाजपा अधिकांश शहरी इलाकों में हमेशा भारी रही है। ऐसी सूरत में उसके कहीं न कहीं आपके खड़े होने से और आप भी शहर में ही ज्यादा प्रभावशाली रहेगी। इन दोनों में टकराव होने की वजह से ये वोट जो है बीजेपी का वोट बैंक बिखरने की मुझे इसमें संभावनाएं या कहे आशंकाएं ज्यादा लग रही है जी। पंकज जी, बीजेपी का वोट बैंक बिखर सकता है। जहां तक रहा कि कांग्रेस जी बिल्कुल नहीं जी महेश जी, देखिए बीजेपी का वोट बैंक नहीं बिखरेगा। देखिए मैडम, बहुत सीधी सी बात है, ये जो चुनाव होगा, लोकसभा का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव दिल्ली की सरकार, दिल्ली के चुनाव पे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर जो है प्रभाव नहीं डालता, लेकिन देश की राजनीति के अंदर बहुत सारे फर्क पड़ेंगे। देश की राजनीति के अंदर ये पूछिए कि आप किन पार्टियों के साथ जा सकती है, या आप खुद जो है 275 सीटें ला सकती है जी। देखिए बहुत सीधी सी बातें होंगी। क्या बेसिकली दिल्ली की तरह ही ये करेंगे कि आप हमें समर्थन देंगे तो इन शर्तों में समर्थन देंगे तो लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, देश को भी छोड़ देंगे, हम देश कहीं भी जाए हमें कोई परवाह नहीं होगी। क्या इन चीजों पर विश्वास कर पाएगा कोई आदमी? तीसरी चीज मैं बताता हूं आपको कि देश के अंदर कौन कौन लोग चुनाव लड़ेंगे, किन पार्टियों से हम बात कर सकते हैं, उन पार्टियों की नीतियां क्या है, उन पार्टियों की नीति से हम समझौता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देश के लिए बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, उसके बाद में पार्टियां साथ में आती हैं, एक मैंडेट बनता है कि इन पार्टियों में लड़ेंगे। आपने बहुत सारी चीज देखी, डिसीजन मेकिंग का फर्क पड़ता है। मैं डिसीजन मेकिंग का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। माननीय केजरीवाल जी ने जो है उस दिन कहा कि मैं बाहर से बंगला नहीं लूंगा, फिर बंगला उन्होंने ले लिया। मैं बंगला लेने की भी बुराई नहीं कर रहा, कोई बुरी बात नहीं है, बंगला लेना चाहिए, लेकिन डिसीजन जो है परफेक्ट होने चाहिए। इस देश में ऐसा डिसीजन नहीं चल सकता कि आज तो ले लिया, कल किसी ने कह दिया तो छोड़ दिया। बच्चे ने कहा गाली बनती, मुझे कुछ मना कर दिया तो मैंने खाना छोड़ दिया। मदर ने मुझे कुछ कह दिया तो मैंने खाना नहीं खाऊंगा। तो ये देश नहीं चलता, इससे घर ही नहीं चलते तो देश नहीं चलता। मैं बहुत साफ तक कहना चाहूंगा कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत साफ होना चाहिए, बहुत क्लियर होने चाहिए। अब आप आज तो कह रहे हैं गाड़ी नहीं लेंगे, फिर हम ले लेते हैं, फिर कहेंगे नहीं हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अभी आप शीला दीक्षित के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि आप हमें सबूत दीजिए, पहले हमने सबूत दिया। बहुत सारी चीजें, ये तो एक छोटे से राज्य की बात है। जब देश का मामला आएगा तो बहुत सारी पॉलिसी आएंगी, बहुत सारे देशों की पॉलिसी आएंगी कि हम किसके साथ कौन सी पॉलिसी रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। और वहां जो है आज देश में चल सकता है कि हम इस पार्टी के साथ ऐसा करेंगे, ये करेंगे, आप भी सुन सकते हैं, बट विदेशों के अंदर ये नीतियां नहीं चल पाएंगी। तो ये सब चीजें जो है बेसिकली आपको पहले बतानी पड़ेंगी और पहले जो है जनता के सामने रखनी पड़ेगी, क्योंकि जनता ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम पर भी जो है अस्थिर पोजीशन के ऊपर आ जाए और देश जो है पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी है उसको सिनेरियो देखे। क्योंकि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो फाइनेंशियली जो है सरकार को इतना पीछे घसीट देती है कि उसका दोबारा से वहां तक आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। गोपीलाल जी, डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं परफेक्टनेस की कमी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि डिसीजन लेने में क्षमता नहीं है या डिसीजन सही नहीं लिया गया। आप लोग अगर देखेंगे तो हम जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं या जिन मुद्दों पे हम जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, हम एक बात करते हैं ग्राम स्वराज मौला स्वराज। तो देश से संबंधित जो भी बड़े निर्णय होंगे उसमें हम लोग जनता को शामिल करेंगे। तो इसलिए हमारा निर्णय लेने की क्षमता या नहीं क्षमता वाली तो बात ही नहीं उठती। दिल्ली में जो बात थी केजरीवाल जी का बंगला लेने की या नहीं लेने की, तो वो एक तरह से एक मुख्यमंत्री का निर्णय था, जो उनको लगा कि नहीं जनता इसमें विरोध कर रही है, समर्थक नहीं चाहते, तो उन्होंने इमीडिएटली उसको नकार दिया। ये भी एक अच्छी बात है, स्वागत योग्य होना चाहिए। इतने भ्रष्टाचारी नेता देखे हमने, वो बस छाती ठोक के खड़े रहते हैं, ना तो उनको पद से हटाया जाता है, ना उनको इवन उनका प्रमोशन हो जाता है। जो भ्रष्टाचारी नेता है, चाहे कलमाड़ी है, चाहे कनिमोजी है, चाहे ए राजा है, ऐसे नेताओं को प्रमोशन दिया जाता है। जबकि हम तो एक छोटी सी गलती को इमीडिएटली स्वीकार करते हैं, उसमें पीछे भी हटता है कि लगता है कि अगर ये सही नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग, और रही बात फॉरेन पॉलिसी की, तो उसमें हम लोग जनता की राय लेंगे। हमारी जो पॉलिसी भी बनती है वो चुनाव से पहले भी हम लोग जनता की राय लेकर पॉलिसी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपर्ट की कमेटी बैठी और उन्होंने बना ली। एक्सपर्ट की कमेटी होती है हमारी, लेकिन राय हम लोग जनता से लेते हैं और जनता से राय लेकर उस पर अमल करते हुए एक मजबूत और निर्णायक पॉलिसी बनाते हैं हम लोग। जी बिल्कुल। गिरिराज जी, गोपीलाल जी को लगता है कि आप यानी आम आदमी पार्टी जो है वो निर्णय लेने में परफेक्ट है, या वो जो पॉलिसीज बनाती हैं वो सही हैं? आपको क्या लगता है कि अगर राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी, पहले लगता था कि आम आदमी पार्टी अपनी जगह नहीं बना पाएगी, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन चुके हैं, क्या लगता है किसका खेल बिगड़ सकता है लोकसभा चुनाव में? खेल बिगाड़ेगी या नहीं ये आम आदमी पार्टी?
निश्चित रूप से मैडम, आप जो कह रही हैं कि डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो देश चलाना, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसियां बनाना, विदेशों से किन शर्तों पे समझौता होगा, किन पॉलिसी पे समझौते होंगे, ये कोई छोटी बात नहीं है। दिल्ली के अंदर इनकी सरकार बनी, इन्होंने कहा दिल्ली की जनता को हम 700 लीटर पानी फ्री देंगे। इन्होंने ये नहीं सोचा कि दिल्ली में वैध कनेक्शन कितने हैं। आज इन्होंने घोषणा कर दी दिल्ली में मात्र 3 या 4 लाख लोगों को ये फ्री पानी उपलब्ध करा सकते हैं, बाकी जो कनेक्शन नहीं है, बाकी जो दिल्ली की जनता है वो उस जनता के लिए इन्होंने फैसला नहीं किया। पहले इन्होंने ये तय नहीं किया कि हम पानी की उपलब्धता किस रूप में कराएंगे। आज ये कह रहे हैं कि 20,000 लीटर से ज्यादा अगर 1 लीटर भी पानी हुआ तो पूरा पानी का खर्चा जो है वो उस उपभोक्ता को वहन करना पड़ेगा। दिल्ली में अधिकृत रूप से कनेक्शन ही जब 1.5-2 लाख लोगों के पास है तो बाकी दिल्ली के लोग जो है वो पानी कैसे उपयोग करेंगे, उनको फ्री पानी कैसे देंगे आप? ये पॉलिसियां पहले तय करनी पड़ती है, पहले देखना पड़ता है कि दिल्ली की जनता के कितना कनेक्शन है, कितने लोगों के पास अवैध कनेक्शन है, कितनों को हम पानी दे पाएंगे, कितनों को नहीं दे पाएंगे। इन्होंने जल्दीबाजी में घोषणा कर दी, अब ये कह रहे हैं हम जनता से पूछेंगे। तो जनता से पूछने के लिए क्या बंगले के लिए दिल्ली की 1.5 करोड़ जनता ने मना किया इनको? मात्र गिने चुने लोगों ने कहा और इन्होंने अपना डिसीजन बदल दिया। पहले इन्होंने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, फिर कहते नहीं सरकारी गाड़ी तो लेंगे। तो आखिरकार आप क्या करना चाहते हैं, आप किस नीतियों पे चलना चाहते हैं, ये तो तय करिए। एक एजेंडा आपने बना लिया कि भ्रष्टाचार से हम मुक्त करेंगे। भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए आपकी पॉलिसीज क्या होगी? क्या आप पूरे प्रजातंत्र की और ये कार्यपालिका जो है इसको पूरी को बदल देंगे? जी बिल्कुल, ये सब बातें इनको तय करनी पड़ेगी। ये अति उत्साह में पूरे देश के ऊपर चल रहे हैं कि हम देश, जैसे दिल्ली में फैसला हो गया, दिल्ली की विशेष परिस्थितियां दे दी। दिल्ली में अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन की वजह से इनको लाभ मिला। केजरीवाल जी का पूरे देश के लिए कोई आंदोलन नहीं है, एक दिल्ली में पर्टिकुलर, चूंकि वहां दिल्ली में दामनी का एक प्रकरण हो गया, अन्ना हजारे जी का आंदोलन हो गया, बाबा रामदेव का वहां धरना हो गया, ये सब बातें मिलके इनको दिल्ली में लाभ मिला है। पूरे देश में इस बात का लाभ नहीं मिलेगा कि बिना नीतियों के, बिना सिद्धांत के, बिना इनके पॉलिसीज के जनता इनके साथ खड़ी हो जाएगी और देश को जो है चौराहे पे लाके खड़ा कर देगी, देश में पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा कर देगी। ऐसा संभव नहीं है। जी महेश जी, क्या लगता है कि पॉलिसीज बनाई गई, नीतियां बनाई गई, घोषणाएं की गई, लेकिन विजन जो है वो स्पष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं ये कमी या ये चीज जो है वो इस पर असर डालेगी इनको पीछे लाने में? देखिए, इस मामले में मेरा ये कहना है कि इसमें नीति इतनी मतलब महत्वपूर्ण नहीं है कि नियत क्या है। नियत है कि देश को एक स्वच्छ भ्रष्टाचार मुक्त भारत दिया। बिल्कुल, एक तो ये है सामने इनका एजेंडा, इसी एजेंडे के बूते ये आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से अन्ना का जो मूवमेंट चला था, आपने पूरे देश में कोई किसी से आह्वान करने नहीं गया था वो। जी बिल्कुल। उस वहां पे जो जंतर मंतर में अन्ना के उस आंदोलन में जुटी भीड़ को देख के पूरे देश भर में मतलब आंदोलन हुए, बॉम्बे, जयपुर, अहमदाबाद, सब जगह आंदोलन हुए। ऐसे सूरत में अगर आप ये कहें कि वो बिना मतलब, जहां तक जिसे बोलते हैं कि माहौल बनाने वाली बात है, तो माहौल तो इस आप पार्टी का पूरा देश भर में बन गया है। जी, एक ये नया प्रयोग है और ये हमारी राजनीतिक शुद्धिकरण की ओर हम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कहीं किसी वादों से ऊपर से हटते हुए जा रहे हैं। जहां तक सवाल ये है, ये तो है ये नियत और नियति, जो जिस बात को लेकर के कि नीति तो नियत से बनती है। तो जब नियत इनके साफ है तो फिर देश में मतलब क्या कहता है, जितने भी दूसरे देशों से संबंधों की सिर्फ विदेश नीति को अभी आप आधार बना रहे हैं। विदेश नीति तो जवाहरलाल जी जो तय कर दी उसके अनुसार चल ही रहा पूरा देश। इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, उनकी भी सरकार चली, तो वो भी नहीं है विदेश नीति के आधार पर चली है। और जिस तरह से भी चली है वो नेहरू के सिद्धांत जो पहले जो बनी हुई है वही चलती आ रही है, उसमें कोई आज तक भी कुछ उसमें फेरबदल नहीं हुआ है। अब रहा सवाल कि इनके ये अगर जो गुणात्मक अगर विश्लेषण करें चुनाव का, विधानसभा के चुनाव का या पहले के लोकसभा के चुनाव के परिणाम के अनुसार, तो ये देखिए कि 2008 के चुनाव परिणामों में जो कांग्रेस को 96 सीट मिली थी और भाजपा को 79 सीट मिली थी। उसके बगैर एक राजस्थान का उदाहरण मैं बता रहा हूं कि उसमें जब आह्वान किया गया कि ये राजस्थान के लिए एक बड़ी विसंगत स्थिति रही है कि जब केंद्र में कांग्रेस सरकार होती है
तो मतलब यहाँ भाजपा बनती है, या भाजपा वहाँ सरकार, भाजपा नीति सरकार बनती है तो यहाँ पे कांग्रेस शासन करती है राजस्थान में। ऐसी सूरत में कड़ी से कड़ी का आह्वान गहलोत सरकार ने किया था, तो उस दौरान मतलब जनता ने उनको 21 स्थान दिए थे और 4 भाजपा को मिले। और इसी तरह से 2003 का अगर विश्लेषण करें लोकसभा चुनाव में, तो उनमें 19 सीटें बीजेपी को मिली थी और 6 सीटें कांग्रेस को मिली थी। और इससे पहले भी अगर देखें तो उसमें 1998 के 99 के चुनाव में तो उस समय 12 सीटें भाजपा को और 12 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट एक निर्दलीय को गई। इन सब चीजों का आधार है कि कहीं न कहीं ये जो मौजूदा लहर जो है भाजपा की जो है, जिसे मोदी की लहर भी बताया जा रहा, वो अपना वजूद तो रखेगी, लेकिन हाँ कहीं न कहीं जहाँ ज्यादा लंप होता है, जहाँ मतलब ज्यादा संग्रह होता है, वो चीन जो अगर कोई नया विकल्प होता तो वो वहां से ही तो बटाई होती है। जी, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा महेश जी। जी बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जो है वो लोकसभा चुनाव में बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दावे सबके अपने हैं, सबके सपने भी हो सकते हैं, खेल किसका कौन बिगाड़ेगा और कौन सत्ता पर काबिज होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, आगे और मुद्दों के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।